चलिए, तो आप सभी का आरकेटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के जिस महत्वपूर्ण चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम है उत्तराखंड का इतिहास। और उत्तराखंड के इस इतिहास वाले चैप्टर में हम प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक कंप्लीट इतिहास लेके चलेंगे। अब आपका और मेरा साथ एक लंबा साथ होने वाला है। ठीक है, तो चलेगा, ये वीडियो यूट्यूब में भी अपलोड हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड के इतिहास में। चलेगा, समझिएगा। मेरी आवाज सब तक क्लियर आ रही है? यस या नो बोल दीजिए, फिर मैं स्टार्ट करूँ। नितिन सिंह राणा गुड मॉर्निंग, आरती गुड मॉर्निंग, सभी गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों। उत्तराखंड के इतिहास में, ठीक, तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि उत्तराखंड के इतिहास को किन दो भागों में बांटा जाता है, तो उत्तराखंड के इतिहास को मुख्यतः दो भागों में बांटा है। एक का नाम है प्रागैतिहासिक काल और दूसरा है ऐतिहासिक काल। ये मुख्यतः दो आयाम बांटे गए हैं और इन्हीं मुख्य दो रूपों में इतिहास को बांटा गया है। ठीक है, तो एक है प्रागैतिहासिक काल और दूसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला, लिखित प्रमाण नहीं मिला। ठीक है, इसका लिखित प्रमाण नहीं मिलता, और यदि मिलता भी है तो ये पढ़ा नहीं जाता, यानी ये पढ़ा नहीं गया अभी तक। ठीक, तो प्रागैतिहासिक काल में इसका लिखित प्रमाण नहीं मिलता और ये पढ़ा नहीं जाता। तो इसकी जानकारी हम कैसे लगाते हैं? तो हम इसकी जानकारी स्थलों से प्राप्त अवशेषों से लगाते हैं। ठीक है, तो स्थलों से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उन अवशेषों के आधार पर इसकी जानकारी हम लगाते हैं। जो भी, चाहे वो मृत भांड मिले हो, चाहे वो मृत भांड मिट्टी के बर्तन मिले हो, या कांसे की मूर्तियां मिली, दीवारों पर शैल चित्र मिले हो, चाहे जो भी आपको प्रागैतिहासिक स्थल से जो भी आपको आकृतियां मिलती हैं, उन आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है, कार्बन डेटिंग की जाती है और समय का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम देखेंगे तो ये आपको दो मुख्यतः दो पार्टों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलेगा। ऐतिहासिक काल क्या है? इसका लिखित प्रमाण मिलता है, लिखित प्रमाण, लिखित प्रमाण मिलता है। ठीक है, लिखित प्रमाण मिलता है और ये लिखित प्रमाण पढ़ा भी गया होता है, पढ़ा भी गया है। तो ये लिखित प्रमाणों में हम देखेंगे कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, कुछ साहित्यिक ग्रंथ होंगे। ठीक, इन आधारों पर हम इसकी जानकारी लगाते हैं। तो ऐतिहासिक काल की जानकारी एक विधिवत रूप से मिलती है। ये जानकारी हमारे पास पूर्ण रूप से नहीं होती। ठीक है, जब ये जानकारी हमारे पास पूर्ण रूप से नहीं होती तो हम केवल अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा, जो भी आपको मिलेगा वो मुख्यतः अनुमान ही होगा। ठीक है, तो मुख्यतः अनुमान होता है। तो प्रागैतिहासिक काल में आपको जो भी मिलेगा वो केवल और केवल अनुमान होगा और इस अनुमान के आधार पर हम इसका विभाजन करते हैं। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य होते हैं, समय की जानकारी मिलती है और लगभग लगभग एक आप कह सकते हैं एक संपूर्ण इतिहास आपको देखने को मिलता है। तो प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच का समय अंतर आपको समझ में आ गया? मोटा मोटा आ गया तो बोल दीजिए यस या नो। चलेगा, ध्यान दीजिएगा। प्रागैतिहासिक काल को इतिहास में
एक लंबा टाइम पीरियड माना गया है। तो 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड है इसका। ठीक है, तो 5 लाख, मैं अभी 1-2 वर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं 1-2 वर्ष की बात नहीं कर रहा, मैं 3-4 वर्षों की बात नहीं कर रहा, 5 लाख वर्ष, 1000 वर्षों की भी बात नहीं, 5 लाख ईसा पूर्व, यानी 2100, ये 21वीं शताब्दी चल रही है, और 21वीं शताब्दी को अगर 2100 माइनस कर दीजिएगा, 2100 माइनस कर दीजिएगा, उसके बाद 5 लाख आएगा। ये तो एक बड़ा टाइम पीरियड है, और लगभग लगभग ये सिंधु घाटी सभ्यता का हो जाता है। तो ये टाइम पीरियड हम मान के चलते हैं प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है, किताबों में अलग अलग हो सकता है, इतिहासकार अपने अपने अनुसार इसका काल विभाजन करते हैं। तो आप ये कहेंगे कि सर हमने इस किताब में ये टाइम पीरियड पढ़ा है, इस किताब में ये टाइम पीरियड पढ़ा है, तो प्रत्येक इतिहासकार ने इतिहास के जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग बांटे, इसलिए टाइम पीरियड से लेकर प्रश्न नहीं आता। आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि ये साक्ष्य कितने पुराने हैं, तो ये प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं है। अब ध्यान देना, प्रागैतिहासिक काल के 3 पार्ट होते हैं, ध्यान से समझना बच्चों, थोड़ा बहुत इसमें आपको हिस्ट्री का पुट मिल जाएगा, भारतीय इतिहास का पुट मिल जाएगा। एक होता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा मध्य पाषाण काल, ये इस प्रकार, और तीसरा मिलेगा नव पाषाण काल। तो ये काल विभाजन, इसका प्रागैतिहासिक काल का विभाजन जो है 3 आधार पे किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, इसको पैलियोलिथिक कहते हैं टाइम पीरियड को, दूसरे का नाम है मेसोलिथिक, तीसरे का नाम है नियोलिथिक, अंग्रेजी में ये टाइम पीरियड है। इसे हम मानते हैं 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व के बीच में, ये हम इसे कर देते हैं ईसा पूर्व, ये माना गया 5 लाख से 50,000 के बीच में। इसका टाइम पीरियड है 10,000 से, ठीक है, 10,000 से लगभग लगभग आपको जो देखने को मिलेगा 7,000 के बीच में, ये टाइम पीरियड है। और इसका तो टाइम पीरियड 2 अलग अलग टाइम पीरियड है, एक तो है 7 या 9 के लिख देता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे लिखिए 7,000 या 9,000, किसी ने इसे 7,000 कहा, किसी ने इसे 9,000 कहा, से लगभग लगभग यही 2,500 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो यहाँ पे 7 या 9 के बीच का थोड़ा सा झोल है, आप समझ लीजिए कि नव पाषाण काल भी बहुत पुराना काल होता है, ठीक। तो प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में मापा जाता है, ठीक है। जैसे आप पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल में आग का विकास हुआ था, नव पाषाण काल में पहिए का विकास हम पढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल में लगभग लगभग हमें हथियार देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइम पीरियड आप लिख लीजिए, उसके बाद इसका भी 3 पार्ट होगा, जल्दी से लिख लो बच्चों, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, हो गया, ठीक। आइएगा, हमें कहाँ पढ़ना है, मैं इसलिए लिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो हमने जो पढ़ना है वो है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो भी मैंने सबसे पहले दिखाया था, तो पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल के 3 पार्ट और किए गए, ठीक है। इसको कहते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, ऐसे लिख लीजिएगा, निम्न पूरा पाषाण काल, इस तरीके से लिख सकते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये टाइम पीरियड बांटा गया, ध्यान दीजिएगा, ये जो टाइम पीरियड
बांटा गया है पूरा पाषाण काल के बीच का टाइम पीरियड, ये जो समय बांटा है ये उत्तराखंड के संदर्भ में बांटा गया है। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों, थोड़ा सा लिखने से रुकिएगा। पूरा पाषाण काल का ये 3 टाइम पीरियड उत्तराखंड में, उत्तराखंड के संदर्भ में बांटा, और जिस व्यक्ति ने बांटा है उसका नाम है डॉक्टर मदन मोहन। ठीक है, आपको डॉक्टर मदन मोहन जोशी नाम मिलेगा। तो डॉक्टर मदन मोहन जोशी ने उत्तराखंड के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल का विभाजन इन 3 आधार पर किया। ठीक है, तो याद रखिएगा, डॉक्टर मदन मोहन जोशी ने उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल का विभाजन किया गया। ठीक, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर मदन मोहन जोशी, एम जोशी, आप पढ़ेंगे 2 से 3 बार इसको। तो इन्होंने ये टाइम पीरियड बांटा है निम्न पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में और उच्च पूरा पाषाण काल में। तो ये उत्तराखंड के संदर्भ में टाइम विभाजन किया गया। क्लियर है, ये लिख लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट आया, डॉक्टर मदन मोहन जोशी का संबंध किससे है, यूके ट्रिपल एससी में पूछा गया क्वेश्चन और बच्चे नहीं कर पाए। ठीक है, तो डॉक्टर मदन मोहन जोशी का संबंध इतिहासकार, वो भी प्रागैतिहासिक इतिहासकार है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि जो अवशेषों को खोजने वाले होते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजी वाले, आर्कियोलॉजी से इनका संबंध आपको मिलेगा। ठीक, तो 2 है, एक तो इतिहासकार है, दूसरा आर्कियोलॉजिकल है। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं इनसे आप इनका संबंध जोड़ सकते हैं। क्लियर, अगर इतना लिख लीजिएगा तो बताइएगा। तेजी से लिखिएगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक, तो मुझे लग रहा है ना बहुत से बच्चों को दिक्कत ये हो रही है, वो पुराने वाले ग्रुप में चले गए अभी। ठीक है, जबकि मैंने कहा कि क्लास आपकी नई ग्रुप में चलेगी, तो वो लोग पुराने ग्रुप में खंगाल रहे और मुझे मैसेज शो हो रहा है उनका बार बार। ठीक है, बार बार मैसेज शो हो रहा है, तो दिक्कत तो होगी उनको। चलेगा, मिटा देता हूँ उसको। ठीक, अगर आप बहुत ध्यान से देखेगा, अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि उत्तराखंड में सबसे पहला पूरा तात्विक खोज का प्रारंभ कब से किया गया, तो आपके मन में आ चलेगा लाखोटिया। बोलिए यस या नो, सबके मन में यही चलेगा ना, लाखोटिया अल्मोड़ा वाला। ठीक, क्योंकि किताबों में लाखोटिया से ही शुरुआत की गई है, लेकिन ऐसा नहीं। एक हैनवुड है, ठीक, तो हैनवुड ने क्या करा, उत्तराखंड में पूरा तात्विक खोज। तो उत्तराखंड में पूरा तात्विक खोज का शुभारंभ इन्हीं ने किया। खोज का शुभारंभ इन्हीं के द्वारा किया गया। दोस्तों ध्यान देना बच्चों, जिस लेवल में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उस लेवल में मैंने पहले नहीं पढ़ा है। तो जो भी पुराने बच्चे हैं उन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा, जो चले गए उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। आपके पास प्लस पॉइंट है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो इस बार इतिहास। ठीक है, इस बार बहुत ज्यादा पढ़ने वाले, तो आपके पास प्लस पॉइंट रहेगा और उम्मीद रहेगी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो उत्तराखंड में पूरा तात्विक खोज का शुभारंभ हैनवुड ने किया, और ये खोज 1856 में की है उन्होंने, 1856 ईस्वी में। ठीक है, तो एक जगह है जिसका नाम है देवी धुरा। तो देवी धुरा का मेला, तो आपको पता है देवी धुरा चंपावत में है। ठीक है, तो देवी धुरा चंपावत में इन्होंने बच्चों महापाषाण कालीन, ठीक है, महापाषाण कालीन जो अभी लिखाया था मैंने आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको लिखाया था निम्न पाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन और उच्च पाषाण कालीन। अब आपको समझ में आया कि पाषाण कालीन क्या है। तो महापाषाण कालीन का मतलब है कि इसी पाषाण काल में से किसी काल में इसकी खोज की गई। तो देवी धुरा में महापाषाण कालीन, देखिए आप उनको समय का तो पता है नहीं, जब टाइम पीरियड का पता नहीं होगा तो वो क्या लिख देते हैं, महापाषाण कालीन लिख दिया, क्योंकि टाइम पता नहीं है उन्हें। तो महापाषाण कालीन समाधियां खोजी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए। तो महापाषाण कालीन समाधियां यहां से खोजी गई है।
किसने खोजी है? हैनवुड ने खोजी है। उत्तराखंड में पुरातात्विक खोज का शुभारंभ किया गया, सबसे पहला खोज का शुभारंभ किया गया है 1856 में किया गया, यानी 1857 के संग्राम से एक वर्ष पूर्व इन्होंने इस खोज को कर लिया है। और देवीधुरा चंपावत में महापाषाण कालीन समाधियां खोजी। क्लियर? तो इसलिए मैंने ये पहला पॉइंट इसको ये लिखा दिया कि आपको हैनवुड याद रहना चाहिए। क्लियर? अगर लिख लिया हो तो यस बोल दीजिएगा। यस बोलिएगा ताकि और आ जाए। ठीक है, चलेगा। अब देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल की कौन कौन सी चीजें मिली हैं। निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण, ठीक है। अभी आपको बताया था मैंने पाषाण काल को, मैंने ये बताया था कि जो पूरा पाषाण काल है उसे दो भागों में, तीन भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण। उच्च को उत्तर पूरा पाषाण काल भी कह सकते हो, लेकिन निम्न पूरा पाषाण काल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल का पहला सब पार्ट जिसमें हमने किया गया था उप विभाजन, जो हमने किया है उस उप विभाजन का ये भाग है। तो निम्न पूरा पाषाण काल की इसमें जो स्थल खोजे गए हैं इन्हें वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। जैसे आपने हेलवुड को किया होगा वैसे इनको भी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो कालसी, देखो लगातार क्वेश्चन आ रहा है कि उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक स्थलों में सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया, तो कालसी का नाम बहुत बार आएगा। ठीक है, कालसी का नाम बहुत बार आएगा क्योंकि ये सबसे पुराना है। लगातार एग्जाम में ये पूछा जा रहा है कि प्रागैतिहासिक स्थलों में सबसे पुराना स्थल कौन सा खोजा गया। मैंने जो 1856 में अभी जो चंपावत के देवीधुरा वाला लिखाया था उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल में भी सबसे पहला भाग जो है निम्न पाषाण काल आता है, इसका मतलब ये सबसे पुराना है। तो उत्तराखंड में खोजे गए सबसे पुराने स्थलों में जो है वो कालसी है। तो कालसी, अशोक का शिलालेख नहीं कहिएगा, अशोक नया है, ये लाख पुराने, जो 5 लाख से मैंने अभी आपको 50,000 के बीच का टाइम पीरियड लिखा है, तो मतलब लाखों वर्ष पुराने होंगे ये सब। ठीक है, तो कालसी में यमुना नदी के तटों पर, यानी कालसी में यमुना नदी के किनारे मिले हैं, यमुना नदी के किनारे। ठीक है, यमुना नदी के घाटियों में लिखा होगा तो यमुना नदी की घाटी लिख देना। तो कालसी में यमुना नदी के किनारे मिले हुए हैं निम्नपुरा पाषाण काल का। इसके अलावा श्रीनगर, अभी श्रीनगर वाला मुझे अलग से पढ़ाना ही है आपको, तो वहां पे भी आपको एक बार और मिल जाएगा। तो श्रीनगर के समीप अलकनंदा, अलकनंदा घाटी में मिले हैं। ठीक है, तो यमुना घाटी, अलकनंदा घाटी, तो भाई जो उस समय जो लोग रहते थे वो नदियों के किनारे बसते थे, इसलिए जितनी भी सभ्यता पुराने जमाने की जो विकसित हुई है वो मुख्यतः नदी के किनारे ही विकसित हुई। क्योंकि नदियां जो है जल का एक स्रोत होता है और नदी के किनारे रहने से फायदे ये होते थे क्योंकि हथियार जो मिलते थे, जो पत्थर के हथियार बनते थे वो भी नदियों से ही मिलते थे। ठीक है, तो नदियों से पत्थर जो मिलते थे उन्हीं से हथियार भी बनाया जाता था, वहीं से पानी भी मिल जाता था। तो उसी समय पर बस्ती थी नहीं बस्ती थी इसका भी बाद में वर्णन करेंगे। देखो, मैं अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ यार, मैं लाइव क्लास में कैसे एक्सेप्ट कर लूँ बताओ। जिस फोन से एक्सेप्ट करता हूँ फोन चल रहा है, अब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा फिर एक्सेप्ट होगा। ठीक है, 1 मिनट रुको फिर, सब लोग 1 मिनट वेट कीजिएगा। अब मेरे को एक्सेप्ट करने के लिए क्या होगा ना, प्रभात सिंह की विकास, तो दो दो देखो, मैं कल से चिल्ला रहा हूँ मैं कि सारी क्लासेस इसमें चलेंगी, सारी क्लासेस इसमें चलेंगी, कल से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सबकी बोल रहा हूँ मैं कि इसमें चलेंगे। 1 मिनट वेट कीजिएगा। अगर मैं क्लास से लीव हो गया ना तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चली जाएगी सभी।
चलिए लगा दिया, एक्सेप्ट कर दिया, बता दीजिएगा हमको। ठीक है, मैं शनिवार को मैसेज कर दिया, शनिवार से 5-6 दिन पहले भी मैसेज किया कि सबके सब लोग रिक्वेस्ट भेज दो, तो क्यों नहीं भेज देते भाई? अब इस क्लास में डिस्टर्ब करो, पता नहीं है रिकॉर्डिंग रुकेगी कि नहीं रुकेगी। चलिएगा, कालसी में यमुना नदी के किनारे आपको मिले, ठीक है, श्रीनगर के समीप अलकनंदा। तो हाँ, निम्न पूरा पाषाण काल में था। तो कहाँ से मिले? तो कालसी के नदी। सर्वप्रथम लिख दीजिएगा, सर्वप्रथम 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो सर्वप्रथम इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। कालसी बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर के समीप। पश्चिमी रामगंगा घाटी, पश्चिमी रामगंगा घाटी। तो पश्चिमी रामगंगा घाटी मतलब देखिए, ये भी आपको नदी के किनारे मिलेगा। एक मिनट, सेटिंग करनी पड़ेगी। चलेगा, पश्चिमी रामगंगा घाटी के समीप आपको ये स्थल मिलेंगे। ठीक है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, पश्चिमी रामगंगा घाटी। ठीक, तो पश्चिमी रामगंगा घाटी आपको कहाँ मिलेगा? अल्मोड़ा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको प्रागैतिहासिक स्थल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा खुटानी नाला, खुटानी नाला, तो खुटानी नाला नैनीताल में है। इन स्थलों से निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले, नैनीताल। ठीक है, तो खुटानी नाला, यहाँ से आपको ये सारे प्रागैतिहासिक के निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इन स्थलों में से इन 2 स्थल की तो कंफर्म है कि इन 2 स्थलों की जिसने खोज की उसका नाम है यशोधर मठपाल। तो यशोधर मठपाल ने इसकी खोज की। मठपाल, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, इनका नाम है डॉक्टर यशोधर मठपाल। तो डॉक्टर यशोधर मठपाल ने इन 2 स्थलों की खोज की है, इसका नाम मिलता है। लेकिन निम्न पूरा पाषाण काल की खोज करने वाले जो 2 प्रमुख इतिहासकार हैं, एक तो डॉक्टर यशोधर मठपाल है, दूसरे का नाम है केपी नौटियाल। तो दूसरे का नाम आपको मिलेगा डॉक्टर केपी नौटियाल। तो लिख दीजिएगा, डॉक्टर के पी नौटियाल। ठीक है, तो 2 नाम मिलेंगे दोस्तों, डॉक्टर आपके यशोधर मठपाल और डॉक्टर केपी नौटियाल, इनके नाम लिख लीजिए। क्लियर है? तो निम्न पूरा पाषाण काल की खोज इन्हीं द्वारा की गई है। आप इनके नाम लिख सकते हैं, जल्दी से लिख लीजिए, ऐसे करके जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलेगा, सबने लिख लिया? ठीक है, आइए अगला समझिए। दूसरा आपको एक जगह मिलेगी दोस्त, उसका नाम है बहादुराबाद। ठीक है, उस जगह का नाम है बहादुराबाद। कोई बता सकता है ये जगह कहाँ पे है? बहादुराबाद जगह कहाँ पे, कोई बता सकता है? कोई भी विद्यार्थी, बहादुराबाद कहाँ पे मिलेगा आपको? किसी ने देखा हो तो मुझे बताया, 1-2 बच्चा सही बताया, हरिद्वार। वेरी गुड, प्रभात। तो बहादुराबाद जो जगह है दोस्तों, ये हरिद्वार में अवस्थित है। ठीक है, तो ये हरिद्वार में अवस्थित है। यहाँ से 1951 में, 1951 में, ठीक है, 1951 में ताम्र उपकरण और मृद भांड खोजे गए। ताम्र मतलब होता है तांबे का, ताम्र उपकरण, और मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन। तो मृद भांड, तो मिट्टी के बर्तन 1951 में खोजे गए यहाँ पर। ठीक है, बहादुराबाद में। तो इंपोर्टेंट कर दीजिएगा, बहादुराबाद भी इंपोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। जिस हिसाब से आयोग खोजी प्रवृत्ति का बनता जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो अब जब इस तरफ आए, यदि उसका ध्यान इस तरफ पड़े, तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, 7 से 8 किताबों को कवर किया है मैंने। आप देख भी रहे होंगे कि बहुत ज्यादा खोजबीन की है सर ने। तो लगभग 7 से 8 किताबों को खोज किया। पहले मैं इस तरफ बहुत कम आता था, लाखों डीआर से स्टार्ट करता था। ठीक है, वहां से भी कंफर्म हम कंप्लीट करके चलते हैं, और लगातार क्वेश्चन हमारे फंसी रहे, तो ये मान के चलते हैं हम ठीक डायरेक्शन में हैं। तो 1952, 1952 में, देखिए बहादुराबाद में 1951 में ताम्र उपकरण और मृद भांड जब मिल गए, तो 1952 में यज्ञदत्त शर्मा ने
यहाँ पे यज्ञदत्त शर्मा है, तो 1952 में यज्ञदत्त शर्मा ने भी यहाँ पे खोज की। तो यज्ञदत्त शर्मा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबके नाम याद रखने, सबके सब इतिहासकार हैं। यज्ञदत्त शर्मा ने यहाँ पे पाषाणकालीन उपकरण खोजे। तो पाषाणकालीन, टाइम का कोई पता नहीं, लेकिन हाँ पाषाणकालीन, पाषाणकालीन उपकरण खोजे। ठीक है, तो यज्ञदत्त शर्मा ने इसी बहादुराबाद में 1952 में पाषाणकालीन उपकरण की खोज की। तो इनको पाषाणकालीन उपकरण मिले, ये लिख लीजिएगा। लिख लिया तो जल्दी से बताइएगा। ठीक, जो परीक्षा वाणी में लिखा है वो गुहा है, गुफाओं में बने हुए चीजों को हमने खोजा है। हम गुफाओं से पहले जो खुले स्थलों में मिलते थे उन चीजों को देख रहे हैं। थापली, कोई बताएगा ये थापली कहाँ पे है? कोई भी व्यक्ति बता दे कि ये थापली कहाँ पे मिलेगी। थापली, ठीक है, चलेगा। अगर नहीं पता तो थापली श्रीनगर में, ठीक है, तो थापली श्रीनगर में मिलेगी और पुरोला उत्तरकाशी में। ठीक है, तो दो स्थलों के नाम याद रखिए, क्योंकि थापली और पुरोला ये मुझे लगभग लगभग सभी किताबों में ये नाम मिला, उत्तरकाशी। ठीक है, तो थापली आपका श्रीनगर में है, पुरोला उत्तरकाशी में। यहाँ पे धूसर मतलब गेरुए रंग का, ठीक है, धूसर, धूसर काली भी लिख सकते हो। धूसर जो कलर होता है, उस धूसर मृद भाग, मृद भाग यानी धूसर रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, यहीं से आपको पक्की मिट्टी के खिलौने मिले हैं, पक्की मिट्टी के खिलौने आपको यही मिलेंगे। इसके अलावा ताम्र चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां यहाँ पे मिली। ठीक, इसके अलावा आपको अश्व अस्थियां यानी घोड़े की अस्थियां, जिन्हें अश्व समझ में नहीं आता इंग्लिश मीडियम वालों, तो वहां पे घोड़े की हड्डियां लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अश्व अस्थियां मिली, ये पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, तो थापली श्रीनगर में, पुरोला उत्तरकाशी में धूसर मृदबान, पक्की मिट्टी के खिलौने और ताम्र चूड़ियां और घोड़े की अस्थियां मिली। ठीक है, इसमें से जो ये पुरोला है, ये एक नदी है जिसका नाम है कमल नदी। तो पुरोला नामक स्थल जो है ये कमल नदी के किनारे है, कमल नदी के किनारे। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछ ले पुरोला नामक स्थल किस नदी के किनारे है, तो इस स्थल का नाम लिख दीजिएगा कमल नदी के किनारे। ठीक, लिख लीजिएगा तो यस बोल दीजिएगा तेजी से। लिख लिया, चलिए। देखो, ऐसा माना जाता है कि ये जो चीजें मिली हापली और पुरोला में, ये जो चीजें मिली हैं, ये महाभारत स्थलों की भांति है। ठीक है, ये जो सामग्रियां मिली हैं, तो महाभारत काल के स्थल, यानी जो महाभारत काल के स्थल थे, महाभारत काल के स्थल। ठीक है, तो महाभारत काल के स्थलों से जो सामग्रियां मिली हैं और जो ये थापली और पुरोला में जो चीजें मिली हैं, वो लगभग एक समान है। ठीक है, ये माना गया, तो महाभारत काल के स्थल के समान, के समान है। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि किसकी तुलना उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक स्थलों में किन स्थलों की तुलना महाभारत काल से प्राप्त स्थलों से की गई है, तो आपके दिमाग में दो नाम होने चाहिए, एक है थापली, दूसरा है पुरोला। थापली श्रीनगर में है, पुरोला उत्तरकाशी में। ठीक है, तो महाभारत काल के स्थलों में जो जो चीजें मिली है वो सभी चीजें उसी की भांति ये चीजें भी मिली। लिख लिया। अभी पुरोला में और पढ़ाऊंगा, ठीक है, पुरोला थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलेगा।
किसी भी विद्यार्थी को ऐसा तो नहीं कि समझने में कुछ दिक्कत हो रही है? समझ में आ रहा है दोस्तों सब? आप समझ लोगे कि हम एक अलग लेवल में जा रहे हैं। आप जाइएगा उत्तराखंड की किसी कोचिंग में, देखिएगा क्या वहां भी ऐसे ही पढ़ाया जाता है। मैं उत्तराखंड में कह रहा हूँ, अब मैं उत्तराखंड के संदर्भ में बोलूंगा कि उत्तराखंड की किसी भी कोचिंग में जाइएगा, जिस लेवल में अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा उत्तराखंड के इतिहास को, उस लेवल में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो महाभारत काल के स्थल के समान आपको मिलेगा। ठीक है, तो यही महाभारत काल के स्थल के समान एक जगह और है जिसका नाम है रानीखेत। रानीखेत में भी मिला है। ठीक है, जो हमने पुरोला देखा, तो पुरोला या थापली जिसे हम कह रहे हैं, जो चीजें इन स्थलों से मिली है वो भी रानीखेत। रानीखेत में एक जगह है जिसका नाम है बगवाली पोखर। किसी ने इस जगह का नाम सुना है? रानीखेत जो अल्मोड़ा का रहने वाला है यहाँ पे से, मेरी क्लास अगर ले रहा हूँ तो, बगवाली पोखर। ठीक है, बगवाली पोखर। ठीक है, कमल कैला सर सुना है? ठीक है, तो पूजा वगैरह ये भी सुना है। तो बगवाली पोखर, तो बगवाली पोखर, तो बगवाली पोखर में एक गांव है दोस्तों। ठीक है, इसका नाम सुना है? बताना। धनखल गांव, धनखल गांव, इसका नाम सुना है किसी ने? चलिए, नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। तो रानीखेत के बगवाली पोखर तहसील के धनखल गांव से मिले, किसकी भांति? थापली और पुरोला की भांति। ठीक है, थापली और पुरोला के समान मृदभांड और अवशेष मिले, लिखिएगा। तो थापली और पुरोला की भांति, यहाँ पे लिखेगा थापली और पुरोला की भांति, थापली और पुरोला, पुरोला की भांति अवशेष और मृदभांड मिले। ठीक है, अवशेष मिले। तो ये प्रागैतिहासिक स्थलों में ये पॉइंट्स आपको मोटे मोटे आपको दिखाई दे रहे होंगे, और समझ में भी आ रहा होगा कि क्या क्या चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक, तो ये मोटा मोटा सा आपको प्रागैतिहासिक स्थलों का है। फिर हम गुहा अभिलेख में आएंगे, तो वहां तो हम बात कर ही लेंगे, वो तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पहले भी। यहाँ पे भी मैं पढ़ा ही दूंगा, उससे ज्यादा ही दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो इसको लिखेगा महत्वपूर्ण तथ्य करके, क्योंकि इनका कोई विधिवत जानकारी नहीं, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य करके लिख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट करके लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। चलिएगा ध्यान से, एक जगह है बच्चों जिसका नाम है झाली माली मंदिर। कोई विद्यार्थी बता दो ये झाली माली मंदिर कहाँ पे? झाली माली मंदिर, जल्दी बता दो। झाली माली मंदिर, कोई नहीं इसमें? चलेगा, कोई तो चंपावत का कोई नहीं है? चंपावत का कोई नहीं इसमें? चलेगा, चंपावत के होंगे तो पता नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं है कि पता हो। तो झाली माली मंदिर कहाँ पे? ये चंपावत में। ठीक है, तो झाली माली मंदिर चंपावत में है। ये झाली माली जो देवी है, ये पशुओं की रक्षक मानी जाती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत झाली माली मंदिर के बारे में बता दूं। पशुओं की रक्षक मानी जाती है, और अग्नि देवी के रूप में इसकी पूजा होती है, अग्नि देवी के रूप में पूजी जाती है। ठीक है, और एक नदी है जिसका नाम है गडिया नदी। ठीक है, ऐसे करके लिख लीजिएगा, मैं बड़ा सा बना देता हूँ, ऐसे बनाइएगा और ये कर दीजिएगा। ठीक है, तो गडिया नदी, तो गडिया नदी या गया नदी भी कह सकते हो आप, लेकिन हाँ गडिया कर लीजिएगा। गडिया नदी के किनारे अवस्थित। तो झाला माला मंदिर आपका चंपावत में पशुओं की रक्षक माना गया, अग्नि देवी के रूप में इसकी पूजा की जाती है, और ये गडिया नदी के किनारे। यहाँ से पांडुलिपि की खोज हुई है। ठीक है, पांडुलिपि यहाँ से, तो इस पांडुलिपि की खोज, ठीक है, तो इस पांडुलिपि की खोज यशवंत सिंह कठोच ने की। ठीक है, इसलिए तो पांडुलिपि की खोज यशवंत सिंह कठोच, यशवंत सिंह कठोच का नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यशवंत सिंह कठोच ने की। तो झाला माली मंदिर, यानी हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं, क्योंकि मंदिर बनना लगभग लगभग गुप्त काल में स्टार्ट हुआ है।
तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इधर उधर से उठा के ला रहा हूँ, तो आप ये परेशान नहीं होइएगा कि सर ये कैसे आ गया, क्योंकि मंदिर का बनना तो गुप्त काल में स्टार्ट हुआ है, और गुप्त काल यहाँ पे कैसे आ गया, अभी तो प्रागैतिहासिक काल में थे। आपको सूचनाएं लेनी है, एग्जाम देना है, ना कि इतिहासकार बनना है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी के? ठीक। तो आपके पास सूचनाएं होनी चाहिए, आपको इतिहासकार नहीं बनना है। तो जहां जहां से इंपॉर्टेंट सूचनाएं मिल रही है उनको रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पांडुलिपि की खोज यशवंत सिंह कटोच ने की। ठीक। चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैं जो पुरोला उत्खनन पढ़ रहा था, पुरोला, ठीक है, तो पुरोला हमने एक जगह पढ़ी थी, जो हमने देखा था कि पुरोला, वैसे पुरोला में बड़ा ऊ लगता है, मैंने शायद छोटा ऊ लगा दिया 2 बार। तो पुरोला उत्खनन जो हम देख रहे थे, ठीक है, तो हमने देखा था ये उत्तरकाशी में, इसके बारे में देख लिया था। यहाँ से दोस्तों काले रंग के आलेख मिले, काले रंग के आलेख, काले रंग के आलेख, ठीक है, और इन काले रंग के आलेख में शंख लिपि का प्रयोग किया गया, शंख लिपि, ठीक है। तो शंख लिपि का प्रयोग है। शंख लिपि क्या होती है? जिस आकार में लगभग लगभग शंख बना होता है, सारे वर्णों का आकार शंख के समान ही होते हैं। तो सभी वर्ण जो शब्दावली होती है, उनकी डिजाइन जो होते हैं वो शंख के समान होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे शंख लिपि कहा जाता है। तो इसमें जो शब्द होते हैं वो शंख जैसे बने होते हैं, इसलिए इसे शंख लिपि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, शंख लिपि से क्वेश्चन ग्रुप सी में पूछा गया है कि आपने उत्तरकाशी में एक मंदिर है जिसका नाम है शक्ति मंदिर, तो ये याद आ गया तो मैं लिखा दूं। तो उत्तरकाशी में नोट करके लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, उत्तरकाशी नोट करके। तो शक्ति मंदिर से आपको त्रिशूल लेख मिले, त्रिशूल लेख। तो शक्ति मंदिर के त्रिशूल लेख की जो भाषा है, जो लिपि है, तो उत्तरकाशी, ठीक है, यहाँ पे यूटीटी लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, आप उत्तरकाशी लिख दीजिएगा। तो शक्ति मंदिर उत्तरकाशी में त्रिशूल लेख है, इसमें जो लिपि मिली है उस लिपि का भी जो है शंख लिपि है, इसकी भी लिपि आपको क्या मिलेगी? शंख लिपि मिलेगी, ठीक है, शंख लिपि मिलेगी। तो इसको भी लिख लीजिए पॉइंट करके, ठीक है बच्चों, जल्दी से लिखिएगा। क्लियर? चलेगा। आइए कुछ प्रश्नों को लिख लीजिए, जल्दी से कुछ प्रश्नों को लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम टॉपिक प्लस क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है, टॉपिक प्लस क्वेश्चन। तो मैं 10 से 15 मिनट में क्वेश्चन लिखा दे रहा हूँ, जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। सर रिपीट लास्ट ध्यान दीजिएगा बच्चों, वही था, ये शक्ति मंदिर जो है, शक्ति मंदिर ये उत्तरकाशी में है, यहाँ पे एक त्रिशूल लेख मिला है, इस त्रिशूल लेख की भी लिपि शंख के समान है, तो शंख लिपि है। तो ये प्रश्न आ चुका है, त्रिशूल लेख की लिपि कहते हैं, तो शंख लिपि थी, इसको इंपोर्टेंट कर दीजिएगा, ठीक है। शंख लिपि कुछ लिपि नहीं होती, शंख जैसे शब्द बने होते हैं, उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है, उसे हम पढ़ नहीं पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंपोर्टेंट करके लिखिएगा, सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ उसको अच्छे से लिखिएगा बच्चों, ठीक है, अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। उत्तराखंड, पहला क्वेश्चन लिखिएगा, उत्तराखंड में, यहां से हम टॉपिक प्लस क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है। लिखिएगा, उत्तराखंड में निम्न पूरा पाषाण का, निम्न पूरा पाषाण का, मध्य पूरा पाषाण का, निम्न पूरा पाषाण का, मध्य पूरा पाषाण का और उच्च पूरा पाषाण काल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? उत्तराखंड में, या उत्तराखंड के इतिहास में, ऐसे भी लिख सकते हो, उत्तराखंड के इतिहास को लिख लीजिए थोड़ा सा ऊपर से, एक हंस पद या त्रुटि पद कहते हैं उसको, ऐसे बना लीजिए, ऐसे करके इसके ऊपर लिख दीजिए, उत्तराखंड के इतिहास में निम्न पूरा पाषाण का और मध्य पूरा पाषाण का और उच्च पूरा पाषाण का काल विभाजन किसने किया?
का विभाजन किसने किया? का विभाजन किसने किया? तो लिखेगा, उत्तर आपको पता है, आपको ढूंढ के लिखना है, डॉक्टर मदन मोहन जोशी करके, ठीक है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, आप उसके नीचे उत्तर लिखते चलिएगा। अगला लिखिएगा, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में पुरातात्विक खोज का शुभारंभ, उत्तराखंड में पुरातात्विक खोज का शुभारंभ खोज का शुभारंभ कब, कब, कहां, कब, कहां और किसके द्वारा खोजा गया? कब 1856, कहां देवीधुरा चंपावत, किसके द्वारा हेनवुड के द्वारा, ठीक है, कब, कहां और किसके द्वारा खोजा गया, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए क्या मिला उसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो समाधियां मिली, तो समाधियां इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अगला लिखिएगा, केपी नौटियाल, केपी नौटियाल, डॉक्टर केपी नौटियाल और डॉक्टर यशोधर मटपाल, डॉक्टर यशोधर मटपाल ने ने निम्न पूरा पाषाण काल के, ने निम्न पूरा पाषाण काल के किन स्थलों को खोजा है? ठीक है, तो आपने में लिखना है कि यशोधर, तो केपी नौटियाल, डॉक्टर यशोधर मटपाल ने निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल के किन स्थलों को खोजा है? वही कालसी वाला हो गया, अलकनंदा नदी वाला हो गया, ठीक है, ये याद रखिए, खुटानी नाला हो गया, पश्चिमी रामगंगा नदी वाला हो गया, इन स्थलों के नाम लिख लेना है। कुछ कौन लिखे, इनको लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, खोजा गया स्थल, खोजा गया स्थल देवीधुरा का हो सकता है, लेकिन सबसे पुराना स्थल जो प्राप्त हुआ, ध्यान देना, लाखोडियार गुहा अभिलेख है, लाखोडियार गुहा शिलालेख है, सबसे पहले खोजा गया गुहा शिलालेख है लाखोडियार, ठीक है। लेकिन सबसे पहला जो, जब सबसे पुराना जो मिला है वो कालसी है, ठीक है, सबसे पुराना जो मिला, लिख लीजिए, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में खोजा गया, उत्तराखंड में खोजा गया सबसे पुराना, उत्तराखंड में खोजा गया सबसे पुराना पाषाणकालीन स्थल कौन सा है? खोजा गया स्थल कौन सा है? तो काल से लिख लीजिए उत्तर, बाकी में आप गलत गलत कर देंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, काल से लिख लो अच्छे से, ठीक है। अगला, बहादराबाद, बहादराबाद कहाँ है? बहादराबाद कहाँ है और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? बहादराबाद कहाँ है और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? अधिकतर बच्चे इसमें वो हैं जिन्होंने फीस जमा कर ली है, ठीक है, अधिकतर बच्चे वही जुड़े हैं, मैंने देखे लगभग लगभग 81 के आसपास तो थे, लगभग लगभग बहुत कम बच्चे गए, लगभग 8-9 बच्चे ही गए, 10 बच्चे मैक्सिमम मान लेते, 10 बच्चे गए, तो एवरेज मेरा अच्छा रहा, यानी बच्चों ने पसंद किया, ठीक है। अगला लिखेगा, थापली और पुरोला, थापली और पुरोला प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ अवस्थित है? थापली और पुरोला प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ अवस्थित है? तेजी से लिखोगे बच्चों, तेजी से लिखो प्लीज, जल्दी जल्दी लिखिए, स्थल कहाँ है, बहुत स्लो स्पीड है, ठीक है। अगला, किन स्थलों की तुलना
किन स्थलों की तुलना महाभारत स्थल से प्राप्त, किन स्थलों की तुलना महाभारत स्थलों से प्राप्त अवशेषों से की गई है? प्राप्त अवशेषों से की गई। अवशेष केवल हड्डियां नहीं होती, मिट्टी के बर्तन, दूषण, ठीक है, ये लिख लीजिए। अगला, पक्की मिट्टी के खिलौने, पक्की मिट्टी के खिलौने, ताम्र चूड़ियां, पक्की मिट्टी के खिलौने, ताम्र चूड़ियां और अश्व अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई? और अश्व अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई? पक्की मिट्टी के खिलौने, ताम्र चूड़ियां और अश्व अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई? ठीक है, अगला, यशवंत सिंह कटोच ने, यशवंत सिंह कटोच ने किस मंदिर से पांडुलिपि की खोज की थी? किस मंदिर से पांडुलिपि की खोज की थी? अगला, पुरोला और झालीमाली नदी, झालीमाली मंदिर, पुरोला और झालीमाली मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? पुरोला और झालीमाली मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? एक का नाम है कमल, एक का नाम है नदिया। ठीक है, तो कमल और गडिया दोनों याद रखिएगा। अगला लिखिएगा, शंखलिपि, शंखलिपि किन स्थलों से प्राप्त हुई है? ठीक है, शंखलिपि एक पुरोला का उत्खनन याद रखिएगा जो मिला है, दूसरा आप उत्तरकाशी का जो शक्ति मंदिर है वो याद रखिएगा। शंखलिपि कहाँ से मिली? ठीक है, किन स्थलों से मिली? क्लियर है बच्चों? सिर्फ एक बच्चा जिसने पहले लिखा, बाकी कौन है भाई? स्पीड नहीं है तुम लोगों के पास। वेरी गुड, चलेगा। ठीक है, आज की क्लास समझ में आई सभी को? यस या नो बोल दीजिए, फिर बाकी क्लास हम कल बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आज की क्लास इतनी है बच्चों, और मैं इसे फेस यूट्यूब में अपलोड करूंगा। प्लीज लाइक कीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जो नए विद्यार्थी हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगा इसको। ठीक है बच्चों, आज की लाइव समाप्त होती है। नमस्कार।